नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं MP यादव आपका स्वागत करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, हम पॉलिटी विषय में राष्ट्रपति टॉपिक में अध्ययनरत थे। हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख बातें थी उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम राष्ट्रपति की महाभियोग जो प्रक्रिया उसके बारे में देखेंगे और उसके पश्चात राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ हैं उसके बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है दोस्तों, तो अपना ध्यान विस्तृत रूप से आप तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप अपने जो विषय है उसकी गहराई को जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा राष्ट्रपति के टॉपिक के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। आपको पता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसकी प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण की है। ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इसमें हम केवल भारतीय संविधान के नज़रिए से देखें तो ये शब्दावली सिर्फ और सिर्फ एक पदाधिकारी राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त की गई है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग केवल किस पदाधिकारी के लिए प्रयुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त किया गया है। आम बोलचाल में हम किसी अन्य पदाधिकारी को अगर पद से हटाते हैं, संसद के द्वारा हटाया जाता है, तो उसके लिए भी हम महाभियोग शब्दावली को ही इस्तेमाल करते हैं। ये सही नहीं है दोस्तों। हाँ, बोलचाल के दृष्टिकोण से हम इसको जरूर काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर संविधान के नज़रिए से देखा जाए तो संविधान केवल एक पदाधिकारी, और वो कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अब देखें महाभियोग जो शब्द है ये भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के माध्यम से हमारे सामने दृष्टिगत होता है। तो ये दो अनुच्छेद हैं दोस्तों, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। मुख्य रूप से अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 56 में जब हम पढ़ रहे थे तब ये बात छूट गई थी दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ हम इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का क्या करने पर? अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण करने पर केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। महाभियोग से ही क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है दोस्तों? राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं। और अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख। क्या है? महाभियोग प्रक्रिया का क्या है दोस्तों? उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। 56 में केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को कौन सी पद्धति से हटाया जा सकता है? महाभियोग से हटाया जा सकता है।
तो हम यहाँ पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इस बारे में किसी भी प्रकार की अन्य कोई बातें नहीं बताई गई हैं। तो अब हम जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार की है। थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आसानी से आपको समझ में आएगी। यहाँ हम देखते हैं महाभियोग, और ये महाभियोग किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाना है तो इसका जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही लाया जाए, जरूरी नहीं कि राज्यसभा में ही लाया जाए। ठीक है, हमारी संविधान सभा के एक सदस्य थे प्रोफेसर केटी साहब, इन्होंने कहा था कि महाभियोग अगर राष्ट्रपति के ऊपर लाया जाना है तो इसका प्रस्ताव केवल किस में लाया जाना चाहिए, लोकसभा में ही लाया जाना चाहिए। हालांकि उनका ये जो प्रस्ताव था, सुझाव था, वो क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है प्रस्ताव, वो जो निम्न सदन है उसमें ही लाया जाता है। ठीक है, ऐसा ही प्रस्ताव केटी साहब ने भी रखा था जो खारिज कर दिया गया। तो आसानी से समझने के दृष्टिकोण से हम बारीकी से समझेंगे राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग है ये प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो महाभियोग अगर लाया जाना है तो इसका प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही लाया जाए और जरूरी नहीं कि राज्यसभा में ही लाया जाए। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, अगर प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/4, कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य क्या करेंगे, लिखित में प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, और इस प्रस्ताव लाने से पहले क्या होता है, 14 दिन पूर्व इस संदर्भ में राष्ट्रपति को क्या देनी होती है, सूचना। राष्ट्रपति को क्या देनी होती है, सूचना। ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो इसकी कुल सदस्य संख्या, आपको पता है कुल सदस्य संख्या यानी 543, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य लिखित में प्रस्ताव लाएंगे, और इस प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस बारे में सूचना देना क्या है, आवश्यक है। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो इसकी भी कुल सदस्य संख्या, बात वही है, इसकी भी कुल सदस्य संख्या, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य क्या लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, लिखित प्रस्ताव लाया जाता है और इसकी सूचना 14 दिन पूर्व, सूचना 14 दिन पूर्व किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को, ताकि वो अपने बचाव में कोई उपाय कर सके। ठीक है, अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कुल 1/4 सदस्य, और राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य प्रस्ताव लिखित में लेकर आएंगे और इसकी सूचना 14 दिन पूर्व किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव आने के पश्चात उस सदन में क्या होती है, उसकी चर्चा होती है। सदन में क्या होती है, चर्चा। ठीक है, सदन में क्या होगी, चर्चा होगी। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो पहले लोकसभा में होगी, अगर पहले राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा में इसके बारे में क्या होगी, चर्चा होगी। चर्चा होने के पश्चात यहाँ कुल सदस्य संख्या के, जहाँ लाया जाता है सर्वप्रथम उसकी बात है, कुल सदस्य संख्या की
कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या कर दिया जाए, पारित। जिस सदन में सर्वप्रथम लाया जाता है उस सदन में चर्चा के पश्चात कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव क्या कर दिया जाए, महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, तो ये जाता है फिर अगले सदन में। कहाँ जाता है, अगले सदन में। अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव इधर लाया गया है तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा होगी और उसके पश्चात यहाँ की कुल सदस्य संख्या है इसके 2/3 बहुमत से क्या होगा, यहाँ प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, और यहाँ पारित होने के पश्चात कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। ठीक है, ठीक इसके उलट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। मैं समझाने के दृष्टिकोण से एक तरफ ये बातें मैंने नोट कर दी हैं। तो यहाँ पारित हो गया, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होती है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रस्ताव की क्या होती है, जांच होती है। प्रस्ताव की क्या होगी, जांच होगी। ठीक है, प्रस्ताव की क्या होगी, जांच होगी कि किस प्रकार से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। ठीक है, दूसरा जो सदन है, पहला सदन ये हो गया, दूसरा सदन या तो स्वयं इस बात की जांच कर सकता है या किसी अन्य न्यायालय के माध्यम से भी इस प्रस्ताव की क्या करवा सकता है, जांच करवा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रपति को क्या अपना पक्ष रखने, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की क्या होगी, स्वतंत्रता। ठीक है, यानी राष्ट्रपति अपना क्या कर सकता है, पक्ष रख सकता है कि मेरे ऊपर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उसके बारे में वो बातें बता सकता है, स्वयं भी बता सकता है या अपना प्रतिनिधि भी भेजकर ये अपना पक्ष रख सकता है। दोस्तों, यहाँ प्रस्ताव में जांच होगी और जांच होने के पश्चात अगर दूसरा सदन को लगे कि ये जो प्रस्ताव लाया गया है, ये जो प्रस्ताव पारित होकर आया है, ये पूरी तरह से पूर्णतः क्या है, गलत है, तो इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रस्ताव यहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सदन इस प्रस्ताव को पारित करने से इनकार करे तो ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों, अगर प्रस्ताव इस सदन को लगे कि ये जो प्रस्ताव यहाँ से पारित होकर आया है, ये जो प्रस्ताव है वो पूरी तरह से क्या है, सही है, तो ये सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के, ये भी क्या करेगा, फिर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, ये भी 2/3 बहुमत से क्या करेगा, इसे क्या कर देगा, पारित कर देगा। तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया और पारित होने के पश्चात आपको पता है ये राष्ट्रपति के पास में नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के पास में नहीं जाएगा। उस तिथि से जिस तिथि को यहाँ क्या हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है, उस तिथि से राष्ट्रपति क्या हो जाता है, अपने पद से हट जाता है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया है, कोई विशेष बातें नहीं है, केवल समझने का दृष्टिकोण है, जो एक बार समझ में आ गया पुनः कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया है इसका उल्लेख किया गया है कौन से अनुच्छेद में, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि 56 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है, अन्य किसी कारण से नहीं। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो महाभियोग अगर राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाना है तो ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य लिखित में प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक है, कि हम
इस कारण से राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। इस बात की 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना क्या है, आवश्यक है। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा क्या लाया जाएगा, लिखित प्रस्ताव लाया जाएगा, और इस बात की सूचना भी 14 दिन पूर्व किसको दी जाएगी, राष्ट्रपति को दी जाएगी। दोस्तों, जिस सदन में सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन में उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और चर्चा के पश्चात उसकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ये जाएगा दूसरे सदन में। दूसरा सदन भी उसकी जांच करेगा, स्वयं भी जांच कर सकता है, किसी न्यायालय के माध्यम से भी इसकी जांच करवा सकता है। ठीक है, और यहाँ राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। राष्ट्रपति स्वयं भी अपना पक्ष रख सकता है या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपने पक्ष को रख सकता है। ठीक है, यहाँ प्रस्ताव की जांच होगी। जांच में अगर यहाँ से पारित प्रस्ताव गलत मिलता है तो ये प्रस्ताव अगर पारित करने से इनकार कर देता है तो संयुक्त बैठक का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर प्रस्ताव सही माना जाता है, सही पाया जाता है तो यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी जैसे पहले सदन में हुई थी, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ उस तिथि से राष्ट्रपति अपने आप अपने पद से क्या हो जाता है, हट जाता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रक्रिया थी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। अगर कोई राष्ट्रपति, हालांकि ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाई गई है, किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया, राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लाया गया। वर्तमान तक भारतीय संविधान में भारत के जो इतिहास है, लोकतांत्रिक इतिहास, इसमें किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अगर किसी, ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है, अगर कोई राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से हट गया है तो उसको सेवानिवृत्ति जो देय लाभ होते हैं, सेवानिवृत्ति देय लाभ, वो प्राप्त नहीं होते हैं। सेवानिवृत्ति देय लाभ क्या नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है तो वो अन्य कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, काजी सैयद करीमुद्दीन संविधान सभा के एक सदस्य थे, उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि संविधान में इस प्रकार की शब्दावली जोड़ी जाए कि अगर कोई राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है तो वो कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उनके प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। और उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा था कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो इसका आधार, महाभियोग का क्या आधार, या तो क्या होना चाहिए, राजद्रोह है, या होना चाहिए रिश्वत, या होना चाहिए कोई बड़ा अपराध। ठीक है, क्या होना चाहिए, बड़ा अपराध होना चाहिए। ये प्रस्ताव काजी सैयद करीमुद्दीन ने रखा था और इनका प्रस्ताव भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। इन्होंने एक प्रस्ताव और रखा था, कौन सा, कि महाभियोग प्रक्रिया के लिए अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन की अध्यक्षता भारत का मुख्य न्यायाधीश करे। ठीक है, ऐसे प्रस्ताव लेकर आए काजी सैयद करीमुद्दीन, उनके सभी प्रस्ताव क्या कर दिए गए, अस्वीकार। 3 प्रस्ताव लाए थे, कौन कौन से, कि महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का आधार क्या होना चाहिए, राजद्रोह, रिश्वत या कोई बड़ा अपराध होना चाहिए, ये भी अस्वीकार हो गया। उसके पश्चात कहा, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रपति अगर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है तो कोई सार्वजनिक
पद ग्रहण नहीं कर सकता। ये भी क्या हुआ, अस्वीकार। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर, भारत के जो संवैधानिक तंत्र में सबसे बड़ा जो पदाधिकारी आता है राष्ट्रपति है, अगर उसको इस प्रकार से हटाया जाएगा तो वो इतना बड़ा साहस नहीं कर पाएगा कि वो अन्य कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करे। ठीक है, वो अपने आप को अपमानित महसूस करेगा, इस कारण से सार्वजनिक पद ग्रहण वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसी शब्दावली जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। और तीसरी बात इन्होंने कही, काजी सैयद करीमुद्दीन ने तीसरा प्रस्ताव रखा कि अगर महाभियोग किसी सदन में लाया जाता है तो उस सदन की अध्यक्षता भारत का मुख्य न्यायाधीश करे। हालांकि इनके तीनों प्रस्ताव क्या कर दिए गए थे, अस्वीकार कर दिए गए थे। उसके बाद में महाभियोग से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, देखिए। पहली बात है कि महाभियोग एक अर्धन्यायिक, महाभियोग क्या है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, महाभियोग क्या है दोस्तों, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक सदन से प्रस्ताव पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, खुद नहीं करके किसी अन्य न्यायालय के माध्यम से भी क्या करवा सकता है, उसकी जांच करवा सकता है। एक तो बात ये हुई। इसके अलावा अगली जो बात है वो क्या है, महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि महाभियोग में, महाभियोग जो प्रक्रिया है इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब आपको पता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल में तो केवल निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता है, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। और जब हटाने की बात आती है महाभियोग की, तब यहाँ पर क्या आ जाते हैं, सभी सदस्य, इसका मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये भी अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही माना जाएगा। एक और विशेष बात, महाभियोग जो प्रक्रिया है इसमें राज्य विधानसभाओं के, विधानमंडल कह सकते हैं आप, विधानसभा अच्छा शब्द है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत में ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा ही चलती है। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो एक तरह से ये प्रक्रिया क्या हो गई दोस्तों, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो गई। और उसके पश्चात अगली जो बात आती है वो ये आती है कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर क्या लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, तो महाभियोग लाए जाने की अवधि के दौरान उसे सभी प्रकार की सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होंगी, शक्तियां क्या होंगी, प्राप्त होंगी। अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या किया जा रहा है, लाया गया है, तो उसकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उन्मुक्तियां हैं, जो भी अधिकार हैं, जो भी शक्तियां जो मिली हुई हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती। ये बराबर क्या रहेंगी, जारी रहेंगी, प्राप्त होती रहेंगी। यह है दोस्तों भारतीय संविधान का जो महाभियोग प्रक्रिया है इसके अंतर्गत। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, कोई विशेष बातें नहीं हैं, आसानी से याद होने वाली बातें हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और
महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, जो शक्तियां प्राप्त हैं, वो प्राप्त होती रहेंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो अनुच्छेद 61 हमारा पूर्ण होता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसके बारे में हमने सारगर्भित बातें देखी हैं। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो प्रमुख जो बातें थी राष्ट्रपति के बारे में, हमने आर्टिकल जो अनुच्छेद 52 और 52 से लेकर जो 62 तक की बातें थी, बीच बीच में 65 और अनुच्छेद 70 के बारे में जो बातें थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर सारी बातें विस्तार पूर्वक देखेंगे। पहली जो शक्ति आती है वो है कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियाँ। अगली जो दूसरी आएगी वो विधायी शक्ति कह सकते हैं, विधायी भी कह सकते हैं, या व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, उसके बाद में नंबर जो थर्ड आएगी वो आएगी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। उसके बाद में अगली जो आएगी वित्तीय शक्तियां। सैनिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की प्रमुख जो शक्तियां हैं वो प्रमुख रूप से 6 प्रकार की हम देख सकते हैं। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैनिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। इनके बारे में हम एक एक शक्तियों के बारे में सभी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 पर कौन सी होगी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, इसमें कौन कौन सी शक्तियां आएंगी तो देख लीजिए। हम आर्टिकल सहित देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी दोनों बातें समझ में आ जाए। कार्यपालिका शक्तियां, इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी शक्तियां आती हैं? तो नंबर 1 पर अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, इसके अंतर्गत कौन सी बात है? राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कि राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये लीजिए पहली कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, इसमें एक बात और लिखी हुई है अनुच्छेद 53 में, कौन सी है?
स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाकर किसी अन्य प्राधिकारी को भी राष्ट्रपति की ये शक्तियां क्या कर सकती है, सौंप सकती है। आपको पता है, अगर आपने पीछे के जो क्लासें हैं उसका अनवरत अध्ययन किया है तो उसमें एक लाइन मैंने बताई थी, राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। उसके अंतर्गत आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति के पद के ऊपर कोई अन्य व्यक्ति है तो वो राष्ट्रपति के जो पद है उसके कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो आपको पता है संसद ने विधि बनाकर वो काम किया है, विधि बनाई है अधिनियम 1969 के अंतर्गत। तो यहाँ भी यही बात लिखी हुई है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्र की किसमें, राष्ट्रपति में। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो आता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं इसके अंतर्गत अनुच्छेद 53 हमने देखा। आगे आता है अनुच्छेद 75, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आराम से समझिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 75 में बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ठीक है, और जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति का कोई स्वविवेक नहीं है, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं कि किसी भी वक्त किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति को कहकर उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आपको पता है राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो सबसे पहले यही बात देखता है वो क्या होना चाहिए, योग्यता में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति सब विवेक से क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ये बातें आती हैं। उसके बाद में अगली जो कार्यपालिका शक्ति है वो आएगी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति ये भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही देख लीजिए आप। जो भारत का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आपको पता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर कार्य करता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही जो अगली बात आती है वो अनुच्छेद 77 के अंतर्गत। अनुच्छेद 77 में क्या है, अनुच्छेद 77 क्या कहता है, भारत सरकार की समस्त कार्यों का संचालन, भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, या यूं कह सकते हैं भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियों का संचालन किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर होगा। ठीक है, एक तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 77 है, आर्टिकल 77, ये दर्शाता है कि भारत में राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका को दर्शाने हेतु एक आधार के रूप में है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77। और इसी अनुच्छेद 77 के सब क्लोज 3 में लिखा हुआ है कि मंत्रियों के कार्य के बंटवारे हेतु राष्ट्रपति
नियम बनाएगा। और संसद ने इस प्रकार का नियम भी बना रखा है दोस्तों, किस प्रकार का, राष्ट्रपति कार्यों का आवंटन अधिनियम 1961। ठीक है, तो वो एक अलग बातें हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे भारत सरकार के कार्यपालिका कार्यवाहियों का संचालन किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर, या समस्त कार्यों का संचालन, समस्त कार्य किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। उसके बाद में अगला आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 पीएम प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचना, प्रशासन संबंधी सूचना प्राप्त करने की शक्ति, प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि इस प्रकार की सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचना प्राप्त करने की शक्ति अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। ठीक है, कि किस प्रकार से भारत में जो व्यवस्था है उसका संचालन किया जा रहा है, ये बात राष्ट्रपति प्राप्त कर सकता है सूचना के रूप में, किससे, प्रधानमंत्री से। इसके अलावा अनुच्छेद 78 में ये भी है विधि संबंधी कार्य, विधि संबंधी कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी है कि अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर, मंत्री ने किसी विषय पर, मंत्री ने किसी विषय पर क्या कर लिया है, विनिश्चय, विनिश्चय कर लिया है, तो उसे किसके सामने विचार के लिए रखवाना, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखवाना, विचार हेतु रखवाना, ये भी राष्ट्रपति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और ये इस बात की सूचना किसको देना, राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है। तो ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही आती है दोस्तों बात। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो ये है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अपॉइंट करता है किसको, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को अपॉइंटमेंट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। इसके अलावा आपको पता है जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उप राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन जो टेरिटरी होती हैं उसमें उपराज्यपाल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और ये यूनियन टेरिटरी मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, एक तो दिल्ली है जहाँ उपराज्यपाल कार्य करता है, एक है पुडुचेरी, एक क्या है, पुडुचेरी। इसके अलावा एक है अंडमान निकोबार। पहले तो ये 3 ही थी जहाँ पर उपराज्यपाल कार्य करता था, वर्तमान में 5 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जहाँ पर कौन कार्य करेगा, उपराज्यपाल कार्य करेगा। तो केंद्र शासित प्रदेश, मैंने यहाँ पर यूटी लिखा है, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 239 में ये बातें हैं। ठीक है, अनुच्छेद 239। और इसके अंतर्गत आप ये भी बता सकते हैं अनुच्छेद 239 के अंतर्गत ही कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर होगा।
राष्ट्रपति के नाम पर होगा। लिखा हुआ है अनुच्छेद 239 में, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर होगा और ऐसे प्रशासन को चलाने के लिए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रशासक की नियुक्ति। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? ठीक है, प्रशासक नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति। इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है अनुच्छेद 239 में। और एक और बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, मोस्ट बातें हैं ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सब मोस्ट हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी राज्य के राज्यपाल को संघ शासित प्रदेश का, संघ शासित प्रदेश का प्रशासक का दायित्व सौंप सकते हैं। का दायित्व सौंप सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया लेकिन समझ में आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां उपराज्यपाल कार्य करता है? तो दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर होगा। और इस हेतु राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रशासक की नियुक्ति करेगा। ठीक है। और राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को संघ शासित प्रदेश का किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक का दायित्व भी सौंप सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्तमान में हम देख सकते हैं पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह जी बदनौर, जो पूरे समय में भीलवाड़ा से सांसद भी रहे हैं। वीपी सिंह बदनौर वर्तमान में चंडीगढ़ के क्या हैं दोस्तों? प्रशासक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दायित्व सौंपे जा सकते हैं प्रशासक को, किसी राज्यपाल को प्रशासक का। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो आती है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, अगला जो नंबर है वो ध्यान रख लेंगे आप दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की सलाह है, फिर भी सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। हालांकि ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है उस मुख्यमंत्री को वहाँ का उपराज्यपाल शपथ दिलाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये बात है अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 डबल ए, ये जोड़ा गया था 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन की धारा जो 5 है उसके अंतर्गत ये बात लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और इसके अलावा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और यहाँ
मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाएगा वो उपराज्यपाल दिलाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम 1963, प्रशासन अधिनियम 1963, ठीक है। इसके अंतर्गत पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें भी आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत ही। वो क्या है? अनुच्छेद, नंबर आप डाल लेंगे कौन सा है, मेरे ध्यान में नहीं रहा। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 एम में है अनुसूचित जनजाति आयोग। ये राष्ट्रीय है, राज्य नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित, ये लीजिए यहाँ पर आप राष्ट्रीय शब्द लिख सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत ही आप ये तीनों बातें भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। इन तीनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, कोई बात छूटेगी नहीं हमारी, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला जो क्रम है वो हम अनुच्छेद 339 देख लेते हैं। अनुच्छेद 339 में क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें बताया गया है कि संविधान लागू होने, संविधान लागू होने, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों, जनजातियों के कल्याण, कल्याण हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग गठित करेगा। क्या गठित करेगा? आयोग गठित करेगा, ठीक है। किया भी था 1960 में, यूएन ढेबर आयोग
गठित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 339 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ये बात आती है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। ठीक है, उदाहरण है, एग्जाम्पल आप ध्यान देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1960 में एक आयोग गठित किया गया था, UN डेबर आयोग की अध्यक्षता में। ठीक है, UN डेबर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अनुच्छेद 340, 341, 342 तीनों आगे और देखेंगे। अनुच्छेद 340 इसमें क्या बताया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने हेतु सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर क्या गठित करेगा? एक आयोग गठित करेगा। यूं कह सकते हैं, राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। और इसका आप उदाहरण बता सकते हैं, 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया था। 1953 में कौन सा आयोग? काका कालेलकर आयोग। ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में 341 और 342 अनुच्छेद देख सकते हैं। अनुच्छेद 341 क्या कहता है? अनुच्छेद 342। ठीक है, और एक अनुच्छेद 344 और हैं, वो भी आप यहाँ पर तीनों को क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 341 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अधिसूचना क्या जारी करके? अधिसूचना जारी करके, ठीक है, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को किसमें? अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी यही बात है, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति, यहाँ एसटी ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। केवल बस एक ही शब्द का फर्क है, यहाँ आएगी एससी, यहाँ आएगी एसटी। अनुच्छेद 341 में तो बताया गया है राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में शामिल कर सकता है। और 342 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स
के अंतर्गत शामिल कर सकता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत दोनों बातें हैं। अब आपको पता है 344 ये भाषा से संबंधित है, तो यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर एक भाषा आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? भाषा आयोग का गठन करेगा। ये लीजिए, अनुच्छेद 344 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर एक भाषा आयोग का गठन करेगा। और इसमें साथ में ये भी बताया गया है 344 के अंतर्गत ही संघ के प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करने और हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु इस संदर्भ में एक भाषा आयोग गठित करेगा। इसका यही काम होगा कि संघ के प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासन संबंधी प्रयोजनों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कम किया जाए, हिंदी भाषा के प्रयोग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और ये जो भाषा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इस भाषा आयोग के दिए गए प्रतिवेदनों को किसके समक्ष, संसद के समक्ष विचार हेतु रखवाएगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में प्रमुख बातें की हैं। मेरे ख्याल से राष्ट्रपति की जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो मेरे विचार में कोई रही नहीं है, कोई छूटी नहीं है बीच में। हमने क्रमबद्ध रूप से इनके बारे में विस्तृत जानकारी देख ली है। इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से अगर आप इसको पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे 1-2 बार, तो कभी भी आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम अपने विषय को यहीं तक सीमित रखते हैं।